नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। एक बार फिर से मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी पर। तो बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग व्यावसायिक अर्थशास्त्र की एक सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम लोग व्यावसायिक अर्थशास्त्र कंप्लीट करेंगे। अगर बात की जाए तो हम लोगों ने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं के बारे में। और अगर बात की जाए तो ये इसका दूसरा वीडियो है। इसका मतलब पहला वीडियो कंप्लीट हो चुका है। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पुराना वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज आप जा करके पहला वीडियो देख करके आइए। अगर आपको पहला वीडियो नहीं मिल रहा है या पहले चैप्टर के कोई वीडियो नहीं मिल रहे हैं तो नीचे जो नंबर चल रहे हैं स्क्रीन में, उन नंबरों पे आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। हाँ, 6120 जो लास्ट में है वो अमित सर का ही नंबर है, यानी कि मेरा नंबर है। आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा जब भी समय मिलेगा तब, ठीक है। और वीडियो भी आपको दिए जाएंगे। अब तक अगर आप लोग नए हो, आपको पता नहीं है बैच के बारे में, तो आप इतना समझ लीजिए कि 12th कॉमर्स के ऑल सब्जेक्ट के बैच यहाँ पे मिलते हैं। तो अगर आपको अकाउंट के पूरे बैच चाहिए, अकाउंट का पूरे वीडियो चाहिए, अकाउंट की क्लासेस चाहिए रेगुलर, तो उसका बैच आप हमसे परचेज कर सकते हैं। उसकी जो भी फीस वगैरह होगी इंक्वायरी में आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करेंगे तो मिल जाएगी। चलिए, इकोनॉमिक्स का भी बैच अगर आपको लेना है तो आप उसको परचेज कर सकते हैं, ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा जहां पे रेगुलर क्लासेस आपको मिलेंगी। हाँ बेटा, पुरानी क्लासेस भी आपको दी जाएगी जो क्लासेस हो चुकी हैं। यही तो फायदा है इस यूट्यूब के माध्यम से। और आप जितनी बार चाहें उतनी बार वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए बच्चा, हम लोग बात करते हैं। आज अपना दूसरा लेक्चर है और दूसरा लेक्चर का मतलब इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। और अगर इस चैप्टर का ये दूसरा लेक्चर है तो सिंपल सी बात है, आपको इस चैप्टर का पहला लेक्चर देखना बहुत ही जरूरी था। और अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो ये समस्या वाली बात है, आपको ये समझ में नहीं आएगा। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हमें बिल्कुल पता है कि अर्थव्यवस्था का मतलब होता है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई भी उत्पादक, कोई भी उपभोक्ता काम कर रहा होता है और अपने सारी आवश्यकताओं की पूर्ति उसी अर्थव्यवस्था से प्राप्त होती है। अगर बात की जाए तो किसी एक क्षेत्र में वस्तु के उत्पादन से लेकर के उसके वितरण और उपभोग तक के सारे काम उस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किए जाते हैं। मैंने आगे आपको बताया था कि अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है मोटी तौर पर। एक तो होती है बच्चा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कोई भी लेकिन किंतु मगर परंतु मत करो, क्योंकि जितनी अच्छी अर्थशास्त्र मैं आपको पढ़ा रहा हूं शायद ही उतनी अच्छी अर्थशास्त्र आपको कहीं और से मिले। देखो, मैंने शायद बोला, इसका मतलब मिल भी सकती है। जितनी अच्छी अकाउंट मैंने पढ़ाई है शायद ही इतनी अच्छी अकाउंट कोई पढ़ाए, इसका मतलब कोई पढ़ा भी सकता है, ठीक है। तो इस बात को भी विशेष ध्यान रखें। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बेटा जितने आप स्टूडेंटों ने बैच हमारा लिया है उतने कम टीचर भी नहीं है जिन्होंने हमारा बैच लिया हुआ है और वो पढ़ा रहे हैं। जिस दिन आप अगर हमसे ये जानकारी लेना चाहोगे तो मैं वो नाम भी बता दूंगा और उन लोगों का नंबर भी दे दूंगा, आप पता कर सकते हैं। तो कृपया करके जो ये बीच में आकर के ऑनलाइन उटपटांग मैसेज डाल देते हैं, सर समझ नहीं आ रहा है, तो उनसे निवेदन है मेरा कि आप शुरू से क्लासेस को देखिए और आप जिनसे पढ़ के आ रहे हैं ना बेटा, ठीक है, आगे आपको पता है। तो मैंने आपको बताया कि अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, जिसमें हम लोगों ने बात कर ली थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर बात की जाए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, तो हम लोगों ने कल के वीडियो में, कल का मतलब जिस दिन हमारी क्लास हुई थी, तो हमने बताया था कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां पे जो पूंजीपति होते हैं, जो उद्योगपति होती हैं, उनकी सार्वभौमिकता होती है और सर्वो वही रहते हैं। मैंने डिटेल से इनके बारे में बात भी कर ली थी। हमने ये भी बताया था कि संपत्ति, निजी संपत्ति का अधिकार भी उनको रहता है और किसी भी प्रकार का व्यापार वो खोल सकते हैं, व्यापार में कितनी भी मन चाहे पूंजी लगा सकते हैं। इस प्रकार का अगर कोई भी अर्थव्यवस्था है जिसमें किसी भी व्यापारी को निजी संपत्ति रखने का अधिकार है, अपना उत्तराधिकार चुनने का अधिकार है, अपने संपत्ति के उत्तराधिकार को चुनने का अधिकार है, अपने व्यापार को चुनने का अधिकार है, अपने व्यापार में पूंजी लगाने का अधिकार है, तो सिंपल सी बात है, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसके साथ ही हमने उसकी विशेषताओं के बारे में भी चर्चा कर ली थी, जिसका वीडियो पुराने लेक्चर में जाके आप देख सकते हैं। मैंने अर्थ इसलिए बताया क्योंकि आज के 2 क्वेश्चन है, जिसमें पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुणों को समझाइए और दूसरा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दोषों को समझाइए। बेटा इतने से बात बनेगी नहीं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लाभों को समझाइए। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि लाभ पूछे या गुण पूछे, दोनों का मतलब एक होता है। बेटा जितने डिटेल से मैं आपको यहाँ पे क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, उस डिटेल के लिए आप सब 1000-1500 रुपये महीने का देते हैं, मुझे बेटर पता है, ठीक है।
आपको मैं केवल ये नहीं पढ़ा रहा हूं कि क्वेश्चन है कैसा, आपको मैं ये भी पढ़ा रहा हूं कि कितने टाइप से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ताकि आप एग्जाम हॉल पे बैठ करके आराम से पढ़ सको। मैंने अपने करियर पे, मैं अपनी ईमानदारी बता रहा हूं, देखो एक चीज मैंने कभी नहीं की, बेईमानी। ठीक है, बेईमानी कभी नहीं की बेटा। अगर आपसे पैसे अकाउंट के लिए हैं तो आपको अकाउंट की क्लास दी गई है। आपने लापरवाही से वीडियो डिलीट कर दी है, पीडीएफ डिलीट कर दी, फिर भी आपको दोबारा भी वो वीडियो और पीडीएफ दी गई है। तो यहां पे एक चीज है, वो है ईमानदारी। अब हाँ, ये बात अलग है, कभी मैंने बोला आज क्लास ले लूंगा, मैं नहीं ले पाया। मैंने ये बोला है कि मैं इकोनॉमिक्स और स्टडी खत्म करूंगा, लेकिन मैंने ये नहीं बोला मैं 100% खत्म करूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसको खत्म कर सकूं। फिर बेटा ऐसा है कि भाई मेरे पास भी अपने काम में कभी कभार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, तो बेटा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहना पड़ रहा है मुझे कि जो चीजें आप लोगों को मुहैया कराई जा रही हैं वो वास्तव में बहुत ही अच्छी हैं और डिटेल से सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। और मैंने अपने 8 साल के करियर में, हाँ बेटा 8 साल मुझे अकाउंट पढ़ाते हो गया, मैंने अपने 8 साल के करियर में कभी भी ये बच्चे को नहीं बोला है कि आप पेपर बड़ा कठिन आया था, आपसे नहीं बना। क्योंकि मैंने वो सारी चीजें पढ़ा रखी थी, एग्जामिनर कितना भी कठिन देगा लेकिन उससे बनेगा। और हमेशा ही बोलेगा कि जहां से भी जो भी क्वेश्चन आएगा तुमसे बनेगा, अगर तुमने मेरी सारी बातें पढ़ी हैं तो इस तरह का मैं टीचर नहीं हूं कि आप पेपर देने जाओगे और आपको मैंने पढ़ाया होगा, आपको नहीं आया तो मैं कह दूंगा अरे यार इस बार का पेपर बहुत टफ था इसलिए तुमसे नहीं बना। आपका करियर तो वहीं पे समाप्त हो गया। पेपर टफ नहीं था, तुमने पढ़ाया उतना डिटेल से नहीं था, इसलिए आपसे वो चीजें नहीं बनी। और फिर आप हाथ मलते बैठे रहना, क्योंकि आपने तो जाकर के व्यंग और टाइम पास किया है ना, इसलिए उसका परिणाम आपको भोगना है। उसे क्या, उसको तो पैसा ही मिलना है। लेकिन ऐसा नहीं कि सब ऐसे होते हैं, 2 से 4% ही ऐसे शिक्षक हैं, 96% टीचर ऐसे होते हैं जो जबरदस्त देते हैं, जैसे कि उनमें से 1% हम भी होते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। ठीक है, लेकिन अपवाद है 2-4%। लेकिन उन 2-4% की भी गलती नहीं, क्योंकि बच्चा भी यही चाहता है, वो पढ़ना ही नहीं चाहता। उसको 4 बातें टोंक दोगे, अगर डांट देंगे तब तो दिक्कत है ना, बच्चा तो कल से ट्यूशन में ना आएगा हमारे पास। तो जितनी मनमर्जी करना हो वो करते रहे। इन 7 साल के करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने उन बच्चों को कभी माफ किया हो। गलती अगर हुई है तो सबको ठोका है, और लंबे से। तो ये चीजें मेरे हमेशा से रही है। ठोकने का, मारने का मतलब हाथ से मारना नहीं होता, बातों से भी मारना होता है। तो इसलिए ईमानदारी से पढ़ो, बहुत मजा आएगा। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुणों को समझेंगे। तो मैंने आपको बताया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण हो या लाभ आए, क्वेश्चन का आंसर सेम ही होगा। आइए हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुणों को समझते हैं या लाभों को समझते हैं। पहला क्या है, अकुशलता एवं अपव्यय का निराकरण। देखिए, आदमी की कुशलता कब आती है और आदमी के अपव्यय कब रुकते हैं, 2 शब्दों पे ध्यान देना है। अभी नीचे की गुणों पे नहीं जानता। एक शब्द है यहाँ पे अकुशलता, और एक शब्द है यहाँ पे अपव्यय। इन दोनों शब्दों को अगर आप समझ लोगे तो इसकी डिटेल आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। निराकरण का मतलब तो आप समझते ही हो कि इसका उपचार। ठीक है, इसका उपचार। मैंने आपको क्या बोला कि अकुशलता एवं अपव्यय का निराकरण। देखो, अकुशलता का मतलब होता है कि अयोग्य व्यक्ति। अयोग्य व्यक्ति का मतलब होता है कि उसके में कुशलता की कमी है, यानी कार्य कुशलता के साथ वो नहीं कर सकता। उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अकुशल व्यक्ति, कार्य कुशलता नहीं। ठीक है, तो अकुशलता की कमी आती है। अकुशलता की कमी क्यों आती है? क्योंकि किसी भी उत्पादनकर्ता को यदि बाजार में बने रहना है तो कुशलता से ही व्यापार में वो बना रह सकता है। क्यों ऐसा होता है बेटा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वही व्यापार में टिका रह सकता है जो कुशलता व्यापार से चला रहा है और जिसमें अपव्यय क्या हो सके, कम हो सके। अपव्यय कम का मतलब क्या होता है बेटा? अपव्यय कम का मतलब होता है कि कम लागत पर अधिकतम उत्पादन कर सके। कम लागत पर अधिकतम उत्पादन कर सके। कम लागत पर अधिकतम उत्पादन कर सके। मैं एक बार फिर से आपसे बता रहा हूं कि अर्थशास्त्र समझने में थोड़ा सा कठिनाई तो आएगी ही आएगी, इसीलिए इतना डिटेल से कोई पढ़ाता नहीं है, उनकी गलती नहीं है। आप मेरी अगर क्लास को 2 सेकंड भी मिस कर गए हो तो आपको टॉपिक कोई भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए अर्थशास्त्र को शुरुआत से मेरी वीडियो को पढ़ना, तो ही चीजें आपको समझ में आने वाली। तो मैंने आपको क्या बताया कि अकुशलता का मतलब होता है कार्य करने की योग्यता और कार्य करने की कुशलता। जैसे कुशल तो सब है ना, लेकिन कुशलता सब में नहीं होती है। कार्य तो सब कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कुशलता के साथ कार्य कर लेते हैं। अकाउंट तो बाजार में कितने लोग पढ़ाते हैं, लेकिन कुशलता से तो कुछ ही लोग पढ़ा पाते हैं। ठीक है,
अपव्ययता का मतलब होता है कम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना। तो इसका क्या होता है, निराकरण हो जाता है, यानी कि ये चीजें क्या हो जाती हैं, अकुशलता और अपव्यय की क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। यानी कि अपव्यय कम हो जाता है, कम लागत पर अधिकतम उत्पादन होता है। क्यों? क्योंकि जब तक आप कम लागत पर अधिकतम नहीं उत्पादन करोगे तो आपकी लाभ की मात्रा में क्या आएगी, कमी आएगी। क्यों कमी आएगी? सिंपल सी बात है, समझो। कमी इसलिए आएगी कि हमारे इंडिया में भी क्या बनता है, मोबाइल बनता है। चाइना में भी क्या बनता है, मोबाइल बनता है। मुझे एक बात बताओ, कौन सा देश मोबाइल में सबसे ज्यादा लाभ कमा रहा है? आप बोलोगे चाइना। ऐसा क्यों? उसके पास मोबाइल ज्यादा है? जी नहीं, उसके पास ऐसे संसाधन है जिससे वह कम लागत पर उन मोबाइलों का उत्पादन कर रही है। हमारे पास वो संसाधनों की अभी कमी है जिनके माध्यम से हम कम लागत पर अधिकतम उत्पादन कर सकते हैं। दैट्स वाइज अधिकतम लाभ चाइना की कंपनियां कमा रही हैं, क्योंकि कम लागत पर जब वस्तु को उत्पादन करती हैं तो वही मोबाइल में अगर हमने अधिक लागत पर अधिक उत्पादन किया तो वही मोबाइल की लागत हम अगर 50,000 रुपया लगाएंगे, क्योंकि हम लागत के हिसाब पर ही वस्तु का प्राइस तय करते हैं, तो वो लोग उस वस्तु को 15,000 में ही दे देंगे, क्योंकि उन्होंने उस वस्तु को बनाने में लागत ही कम लगाई है। और लागत यदि कम लगाई है उसके बावजूद भी वो लाभ ज्यादा कमा रहे हैं, तो इसलिए अकुशलता एवं अपव्ययता की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसका मतलब इसका निराकरण हो जाता है, समाधान हो जाता है। तो एक बात तो ये याद रखना है, किसमें बेटा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अपव्ययता एक शब्द है मितव्ययिता, और मितव्ययिता क्या हो जाती है, चालू हो जाती है। और मितव्ययिता का मतलब ये होता है कम लागत पर अधिकतम उत्पादन। तो अपव्यय का मतलब क्या होता है, अधिक लागत पर, ध्यान से समझना, अधिक लागत पर कम उत्पादन। यह वास्तव में मीन होता है अपव्यय का। अकुशलता का मतलब कार्य की कुशलता नहीं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक कंपनी की अकुशलता और अपव्यय क्या हो जाती है, निराकरण यानी समाधान हो जाता है। अकुशलता कुशलता में बदल जाती है, अपव्ययता मितव्ययिता में बदल जाती है। क्योंकि कोई भी संस्था यदि अधिकतम लागत पर कम उत्पादन करेगी तो व्यापार में, पूंजीवादी बाजार में तो टिक ही नहीं सकती है। इसलिए इसका क्या होगा, निराकरण हमेशा होगा। कोई भी व्यापारी या पूंजीवाद यदि अकुशल है तो वो बाजार में टिक ही नहीं सकता है, तो पूंजीवाद में तो ये क्या हो जाएगा, हो ही नहीं सकता है। तो सिंपल सी बात है, इसकी क्या हो जाती है बेटा, निराकरण हो जाता है। निराकरण का मतलब बेटा समाधान होता है। एक बच्चा पूछा सर निराकरण का मतलब क्या होता है, तो बेटा निराकरण का मतलब होता है समाधान, यानी कि अकुशलता एवं अपव्ययता का निराकरण हो जाता है, यानी कि समाधान हो जाता है। अकुशलता एवं अपव्ययता का निराकरण हो जाता है, इसका मतलब बच्चा ये होता है कि समाधान हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। दूसरे पॉइंट में हम लोग बात करते हैं तकनीकी प्रगति। देखिए सिंपल सी बात है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वही संस्था या वही फर्म या वही पूंजीपति अपने उद्योग को चला सकता है जो समय समय पर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर रहा होगा, यानी तकनीकी योग्यता को बढ़ा रहा होगा। क्योंकि यदि उसने अपनी तकनीकी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया है तो सिंपल सी बात है, वो व्यक्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में रह ही नहीं सकता है। तो इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यदि उसको रहना है तो उसको अपनी तकनीकी योग्यता में विकास करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको इस पूरे YouTube में इतना जबरदस्त कंटेंट अकाउंट और इकोनॉमिक्स का केवल A3 Academy सतना के YouTube चैनल पे ही मिलेगा। भरोसा नहीं है तो आप पूरा YouTube छान मारिए, अकाउंट और इकोनॉमिक्स के लिए आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि हमने तकनीकी योग्यता का इस्तेमाल किया, क्योंकि हमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमने पढ़ रखी थी, तो हमें पता था कि तकनीकी योग्यता का विकास करेंगे तो ही हमारा बैच बिकेगा। तो यही कहलाता है बेटा कि नई नई चीजों का इनोवेशन करना, यही कहलाता है तकनीकी प्रगति। अब आप सोचिए कि 2G क्या मोबाइल क्या कोई लेगा, नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि 3G मोबाइल आ गए। क्या कोई 3G का मोबाइल आज की डेट में लेना चाहेगा? नहीं, क्योंकि 4G मोबाइल आ गए। आगे चल के 4G कोई लेगा? नहीं, 5G आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यही कहलाता है तकनीकी प्रगति। तो ये किसमें संभव है? आप बोलोगे सर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। क्यों? क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रतियोगी बहुत होते हैं और हर प्रतियोगी ये चाहता है कि हम क्या अच्छा से अच्छा दे सके कि ग्राहक हमारी ओर आकर्षित हो सके। इस चक्कर में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की प्रगति होती है। आज अगर इंडिया की टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो केवल इस कारण से क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट की प्रगति बढ़ी है। तो बाजार में यदि हमारी वस्तुओं को रखना है तो हमारी भी अपनी तकनीकी योग्यता को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये केवल किसमें संभव,
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, तो इसलिए दूसरा गुण हम लोगों ने पढ़ा तकनीकी प्रगति का। तीसरे की बात हम लोग कर लेते हैं, जीवन स्तर में सुधार। देखिए, किसी भी व्यक्ति का जीवन स्तर में सुधार कब होगा? आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको यही नहीं पता कि जीवन स्तर का मतलब क्या होता है। अब देखिए, यही छोटी छोटी चीजें आपको अगर पढ़ा दी जाए तो निश्चित रूप से आपको सबसे सरल सब्जेक्ट ही बेटा कौन लगेगा? इकोनॉमिक्स लगेगा। लेकिन ऐसे छोटी छोटी चीजें सब पढ़ाते ही नहीं है। उनको लगता है बच्चे को सारी चीजें आती हैं। अरे यार, बच्चे को यदि सारी चीजें आती तो वो आपकी स्कूल में क्यों आ रहा होता? सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ध्यान से समझिए, आप हमारे बैच में हैं तो आपको सारी चीजें मिलेंगी। मैंने बताया जीवन स्तर में सुधार। देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, मैं हंसता भले रहता हूं, कोई भी स्कूल हो, कोई भी कोचिंग हो, कोई भी संस्थान हो, कोई भी यूट्यूब चैनल हो, सब बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं और सबका अपना पढ़ाने का अलग तरीका है। अब आपको बात लगे कि किसी का ज्यादा तरीका पसंद आता हो, बाकी सब अपना 100% ही देते हैं। मेरे मुंह से कुछ भी निकलता रहता है तो उसको अन्यथा नहीं लेना, पढ़ते रहना, मेरी आदत है। ठीक है, तो जीवन स्तर में सुधार। जीवन स्तर का मतलब होता है कि हर व्यक्ति को खाने के लिए खाना होना चाहिए, हर व्यक्ति को पहनने के लिए कपड़े होना चाहिए, हर व्यक्ति को रहने के लिए मकान होना चाहिए, हर व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ उपलब्ध आय होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को ये चारों चीजें प्राप्त हैं तो इसका मतलब उसका जीवन स्तर अच्छा माना जाता है। और ये जीवन स्तर अच्छा कब होगा? जब केवल एक चीज उस व्यक्ति की बढ़ जाएगी, वो है आय। आय का मतलब इनकम, इनकम का मतलब सैलरी। मुझे एक बात बताओ, आय कब ज्यादा बढ़ेगी? आप बोलोगे जब उत्पादन ज्यादा वस्तुओं का होगा, उत्पादन ज्यादा वस्तुओं का होगा। अब आपको मैं कुछ चीजों को रिलेट करके बताता हूं, आपको इकोनॉमिक्स इतना जल्दी समझ में नहीं आने वाली है, लेकिन आप डिटेल से समझोगे तो आपको बहुत समझ में आएगा। आपको पता चल रहा होगा कि यार इतना कठिन सब्जेक्ट है, कोई इतना सरलता से कैसे पढ़ा सकता है। लेकिन मैं इसको उतनी ही सरलता से आपको पढ़ाऊंगा, आपको समझ में भी आएगा। मैंने आपको बताया कि यदि जीवन स्तर में सुधार कर, यही डिटेल आपको लिखनी पड़ेगी। एक बार किताब से पढ़ लेना, बात खत्म होगी, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा बेटा, याद रखना। अब इनकी डिटेल तुम बिना पढ़े कॉपी में लिख सकते हो और जबरदस्त लिख सकते हो, पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर, 101% गारंटी है। मैंने बताया कि जीवन स्तर में सुधार का मतलब है कि खाने, कपड़े, मकान और आय में सुधार। और आय में सुधार तब होगा जब इन सारी आय में सुधार हो जाएगा तो इन सारी चीजों का जीवन स्तर बदल जाएगा। आय में वृद्धि कब होगी? जब उत्पादन ज्यादा वस्तुओं का होगा। आप बोलोगे सर अगर उत्पादन ज्यादा वस्तुओं का होगा तो क्या होगा? तो ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा तो ज्यादा लोगों की आय भी मिलेगी। अगर ज्यादा लोगों को आय मिलेगी तो उनके खाने की समस्या दूर हो जाएगी, उनके रहने की समस्या दूर हो जाएगी, उनके कपड़े पहनने की समस्या दूर हो जाएगी। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जीवन स्तर में सुधार हो जाएगा कब? जब उत्पादन ज्यादा वस्तुओं का होगा। और आपको पता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का किया जाता है। दैट्स वाइज लोगों की जीवन स्तर में इसका क्या होता है? सुधार होता है। तो ये भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक गुण है या इसका लाभ आप कह सकते हैं। ये बात आपको इतना ही सरल तरीके से समझ में आई होगी जितना कि सरल तरीके से अमित सर ने आपको बताया हुआ। चौथा अगर बात की जाए तो बेटा चौथा लोकतांत्रिक स्वरूप। चौथा लोकतांत्रिक स्वरूप। देखिए, लोकतांत्रिक स्वरूप का मतलब क्या होता है? लोकतांत्रिक का मतलब डेमोक्रेसी, इंग्लिश में इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। अब लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। देखिए, लोकतांत्रिक का मतलब होता है डेमोक्रेसी, मतलब एक ऐसा जनता का, जनता के लिए, मतलब डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है लोकतांत्रिक, जनता का, जनता के लिए शासन। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सर्वोपरि कौन हो? जनता हो। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सर्वोपरि कौन हो? उपभोक्ता हो। तो उस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग क्या कह सकते हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये लोकतांत्रिक स्वरूप। मुझे केवल इतना बता दो, यहां पे जो भी पूंजीपति है वो उत्पादन क्या करेगा? तो आप बोलोगे सर पूंजीपति उत्पादन उन वस्तुओं का करेगा जिनकी उपभोक्ताओं के द्वारा क्या की जाएगी? मांग की जाएगी। जिनकी उपभोक्ता के द्वारा क्या की जाएगी? मांग की जाएगी। जिनकी उपभोक्ता के द्वारा क्या की जाएगी? मांग की जाएगी। एक बार मुझे फिर बता दो कि इसमें, यानी कि लोकतांत्रिक स्वरूप का मतलब होता है एक ऐसी अर्थव्यवस्था, एक ऐसा संगठन जहां पे जनता का, जनता के लिए शासन होता है। सर्वोपरि या प्रमुख कौन होता है? तो सर्वोपरि प्रमुख ही उपभोक्ता माना जाता है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता कैसे प्रमुख होता है, इस बात को समझो। आप मुझे बताओ कि पूंजीपति किन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं? तो आपको मैंने कल बताया था। अब देखो, यही बात है, अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा तो आपको तकलीफ होगी।
तो मैंने आपको बताया था कि पूंजीपति उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनका उपभोक्ता मांग करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, उत्पादन किस पर डिपेंड कर रहा है, पूंजीपतियों पर कि उपभोक्ता पर? आप बोलोगे उपभोक्ता पर। तो प्रभुसत्ता किसकी है? आप बोलोगे उपभोक्ता की। तो सिंपल सी बात है, कैसा स्वरूप है पूंजीवादी? लोकतांत्रिक। क्या समाजवादी कभी भी पूंजी लोकतांत्रिक स्वरूप का हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें प्रभुसत्ता सरकार की होगी। अभी जब पढ़ाएंगे तो और डिटेल से समझ में आएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगले में आते हैं अधिकतम संतुष्टि। 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 देखिए सिंपल सी बात है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कम से कम कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध होंगी। पहली बात, क्यों कम से कम कीमत पर वस्तु उपलब्ध होगी? इसका भी रीजन सुनो। आप मुझे एक बात बताओ, ध्यान से समझना। आप एक किसी गली मोहल्ले में रह रहे हो, उस गली मोहल्ले में अगर डेयरी की 3 दुकानें हैं, डेयरी की 3 दुकानें हैं, ठीक है, तो आपको यदि 40 रुपया लीटर दूध हर जगह मिल रहा है, तो हो सकता है इन 3 दुकानों में कहीं ना कहीं 38 रुपया लीटर भी दूध आपको मिल रहा होगा, किसी न किसी दुकान में। आप एक गली में रह रहे हो जहां पे डेयरी की 7 दुकानें हैं, 1 लीटर दूध की प्राइस 40 रुपया प्रति लीटर है। हो सकता है कि जब 7 दुकानें होंगी तो उसका प्राइस किसी न किसी दुकान में 35 रुपया प्रति लीटर भी होगा, 100%। आप एक ऐसी गली में रह रहे हैं जहां पे एक ही गली में 10 दुकानें हैं डेयरी की, तो हो सकता है किसी न किसी दुकान में 30 रुपया प्रति लीटर भी दूध मिल रहा होगा। कहने का केवल और केवल इतना मकसद है कि जितने ज्यादा उत्पादन करता होंगे उतनी ही वस्तु की कीमत कम से कम प्राप्त होगी, क्योंकि पूंजीपतियों में जितने भी पूंजीपति होते हैं वो सभी के सभी वस्तु का उत्पादन करते हैं, क्योंकि उनकी उस व्यापार को चुनाव करने की स्वतंत्रता होती है। तो जब बाजार में बहुत सारे मात्रा में उत्पादन करता होते हैं तो निश्चित रूप से बेटा उनकी कीमत क्या होती है? ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि उस वस्तु को बेचने के लिए बहुत सारे उत्पादन करता होते हैं जो चाहते हैं कि कम से कम लागत पर अधिक से अधिक अच्छा माल ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि ग्राहक तो वहीं अट्रैक्टिव होगा ना जहां कम कीमत पर अच्छा माल मिले और सस्ता माल मिले। ठीक, हालांकि हम लोगों को तो अच्छा मिले ना मिले, सस्ता मिले वहीं जाते हैं, है ना? सही बात, अच्छा मिले ना मिले सस्ता मिलना चाहिए। चलो ठीक है भाई, लड़के ना हंसे कि हम लड़कियों के लिए बोल रहे हैं, हम सभी के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, समानता है। ठीक, तो ये आपको समझ में आया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। सर आज बड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं। मैं स्लो तो हमेशा पढ़ाता हूं, आपने अपना मोबाइल स्लो किया हुआ है यार, है ना? मैंने कभी भगा के तो पढ़ा ही नहीं, मैं बड़े आराम से ही पढ़ाता हूँ, बड़े मजे लेके पढ़ाता हूँ, और मेरा इंटरेक्शन बच्चों से बड़ा एक फ्रेंडली रहता है। मैं बहुत मानता हूँ अपने स्टूडेंटों को, जो नहीं उनको भी बहुत मानता हूँ, ठीक है। जिन्होंने पेमेंट कर दी उनको बहुत ज्यादा मानता हूं। चलिए, जिन्होंने नहीं की ना, मानना पड़ता है, और क्या कर सकते हैं, बोल ही सकते हैं पेमेंट करो बैच लो। चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दोषों का वर्णन करो। दोषों की जगह हानियां भी आ सकता है कि पूंजीवादी की हानियों को समझाइए, तो हानियां आए या दोष आए एक ही बात। देखिए हम लोगों ने पूंजीवाद के बहुत गुण पढ़े, बहुत विशेषताएं पढ़ी। हम लोगों ने पढ़ा कि पूंजीवाद किस प्रकार का एक चुनाव करने की स्वतंत्रता होती है, व्यापार की किस प्रकार के निजी संपत्ति रखने का अधिकार होता है, उत्तराधिकार चुनने का अधिकार होता है, कौन सी वस्तु का उत्पादन किया जाए इसका अधिकार होता है, बहुत सारी चीजें सरकार की उसमें नहीं होती है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमने गुणों का तो वर्णन कर लिया, आइए कुछ ना कुछ तो दोष भी होंगे भाई। हर अर्थव्यवस्था में कुछ ना कुछ अगर गुण और लाभ हैं तो कहीं ना कहीं हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो बेटा उसके दोष तो होंगे ही होंगे। आइए उन दोषों के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहला हम लोग बात करते हैं आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता का मतलब क्या है? देखो हर शब्द का अगर आप अर्थ समझ गए ना तो बेटा इनका डिटेल आप कर पाओगे, वरना आप कितना भी रट्टा मार के जाओगे, आपके टीचर ने कितना भी लिखवा दिया है आर्थिक असमानता के बारे में 3 लाइन, इसके बारे में 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, आप एग्जाम टाइम में 1 लाइन नहीं लिख पाओगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। इकोनॉमिक्स की बात मैं कर रहा हूं, भरोसा ना हो तो आज अपने घर में खाली बैठना और पहले चैप्टर की 4 विशेषताओं की डिटेल करना। अगर आपने वीडियो नहीं पढ़ा हुआ आप नहीं कर पाओगे। मैं पहले चैप्टर की पहली विशेषता की बात कर रहा हूं, लेकिन अब अगर आपको कल दिया जाएगा या 10 दिन बाद भी दिया जाएगा, अगर आपको ये टॉपिक पता है तो इनकी डिटेल आप कर सकते हो। अगर बाय द वे ये भूल भी गया तो आप यहां से अनुमान लगा सकते हो कि ये इसका गुण रहा होगा। तो यही तो फर्क है समझा के पढ़ाने में, ठीक है बेटा आगे देखो। तो आर्थिक असमानता, आर्थिक का मतलब होता है धन और असमानता का मतलब होता है धन में कमी या वृद्धि।
देखो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक सबसे बड़ा दोष है आर्थिक असमानता। बिल्कुल, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो धनी वर्ग होता है वो और धनी होता जाता है और जो निर्धन व्यक्ति होता है वो और निर्धन होता जाता है। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक सबसे बड़ा गुण है। इसी को दूर करने के लिए समाजवादी अर्थव्यवस्था को लाया गया, ताकि पूंजीपतियों से पैसा ले करके और समाज के सभी वर्गों को बांटा जाए। सही है कि गलत? अब ये आप लोग तब बताना जब हम लोग तीनों अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे आर्थिक असमानता लगातार बढ़ती जाती है, यानी कि कीमत यंत्र, निजी संपत्ति का अधिकार और उत्तराधिकार का अधिकार, स्वतंत्र व्यवसाय आदि की वजह से पूंजीवादी में आर्थिक असमानता बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसी दशा में जो पूंजीपति होती हैं उनकी धन में निरंतर रूप से क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है और गरीब तबके का व्यक्ति और गरीब होता जाता है। तो बेटा अमीर और गरीब की यही असमानता असमानता कहलाती है। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, यानी कि गरीब और अमीर के बीच जो खाई है वो और बढ़ती जा रही है, यानी कि दोनों की असमानता बढ़ती जा रही है। तो यही कहलाता है आर्थिक असमानता। अब देखो कलर में भी असमानता है, जैसे मैं और मेरे चलो ठीक है, मेरी बहन, दोनों में कलर में बड़ी असमानता है। थोड़ा सा उसका मतलब ठीक है, आप समझ पा रहे हो। तो ये तो हो गया चेहरे की असमानता। आर्थिक असमानता धन की असमानता कहलाती है। जैसे आप लोगों में से कोई बड़े घर से बिलोंग करता, तो हम लोगों में देखो, हम गरीब आदमी हैं, आप बड़े आदमी, तो हम दोनों में आर्थिक असमानता बढ़ती ही जा रही है। आप बड़े हो तो आप बड़ी होते जा रहे हो। कब की बात है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। ये मत बोलना आज तो ऐसा नहीं, आज भी ऐसा हो रहा फिलहाल, लेकिन मैं पूंजीवादी की बात कर रहा हूं। दूसरा क्या है? व्यापार चक्र। देखो, व्यापार चक्र का मतलब होता है कि पूंजीवाद में एक दोष व्यापार चक्र उत्पन्न होना है, क्योंकि इसमें मुद्रा स्फीति और मुद्रा संकुचन हर 7 से 11 साल में आता रहता है और चलता भी है 7-7 साल। तो इसमें एक व्यापार चक्र की स्थिति होती है, मुद्रा स्फीति और मुद्रा संकुचन। अब यहाँ पे दो शब्द आए हैं, इन दोनों शब्दों को समझना बहुत ही जरूरी है। मुद्रा स्फीति और मुद्रा संकुचन। हर 7 से 10 साल में मुद्रा स्फीति आती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, और हर 7 से 10 साल में मुद्रा संकुचन आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तो ये कहलाता है व्यापार चक्र। आपके मन में आ रहा होगा कि सर मुद्रा स्फीति को समझाइए, मुद्रा संकुचन को, तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मुद्रा स्फीति का मतलब होता है बाजार में मुद्रा की अधिक मात्रा होना। बाजार में मुद्रा की अधिक मात्रा जब होती है तो उसको हम लोग कहते हैं मुद्रा स्फीति। बाजार में मुद्रा की अधिक मात्रा जब होती है तो उसको हम लोग कहते हैं मुद्रा स्फीति। और बाजार में मुद्रा की जब कम मात्रा होती है, बाजार में मुद्रा की जब कम मात्रा होती है तो उसको हम लोग कहते हैं मुद्रा संकुचन। उसको हम लोग कहते हैं मुद्रा संकुचन। बाजार में मुद्रा की जब अधिक मात्रा होती है तो उसे हम लोग कहते हैं मुद्रा स्फीति। बाजार में मुद्रा की जब कम मात्रा होती है उसे हम लोग कहते हैं मुद्रा संकुचन, या इसी को हम लोग जानते हैं मंदी के नाम से। और यकीन मानिए दोनों ही समस्या का कारण है जो अर्थव्यवस्था में नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे सर मुद्रा तो अधिक मात्रा में होना चाहिए, बाजार में होना चाहिए, लेकिन अधिक मात्रा में होगी तो गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि फिर उस रुपए की वैल्यू घटती जाएगी। आज बाजार में मुद्रा तो बहुत है लेकिन वैल्यू घटती जा रही है। जो पेट्रोल 60 रुपये में लीटर मिलता था आज 140 रुपये में, 115 रुपये में या 120 रुपये में लीटर मिल रहा है। हाँ, 140 नहीं, 115 120 की बात कर रहा हूं, लीटर मिल रहा है। तो मुद्रा की मात्रा तो बढ़ी है लेकिन उसकी वैल्यू घटी है। वैल्यू घटी ना, पहले 40 रुपया लीटर पेट्रोल था, आज 130 रुपया है। तो मुद्रा तो बढ़ी है, 40 से 130 आई, लेकिन वैल्यू तो घटी ना। जो चीज पहले 40 में मिल रही थी अब 130 में मिल रही है। तो मुद्रा का अधिक मात्रा में होना भी एक गलत है, कम मात्रा में होना भी एक गलत है। लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे। तो इसलिए मुद्रा स्फीति, मुद्रा संकुचन इसकी प्रमुख समस्या है। और हर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हर 7-8-9 साल में ये चक्र लौट के आता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात समझ में आ चुकी है। देखिए, मेरे लेक्चरों को आप 1 से 2 बार समझोगे तो और भी मजा आएगा समझने में। ठीक है, आप तो एक बार में चीजें क्लियर हो जाए तो नहीं होगी। और अगर आप ये सोचें कि पुराना लेक्चर हम नहीं देखे हैं, इस लेक्चर को देख करके हमको चीजें समझ में आ जाएंगी, तो कतई नहीं होने वाली है। ये हमेशा याद रखना। श्रमिकों का शोषण। अब होता क्या है कि पूंजीपति तो ऑलरेडी क्या होते जाते हैं, पूंजीपति यानी उद्योग यानी उद्योगपति, ये बहुत बड़े आदमी होते जाते हैं। और जब सरकार के द्वारा जब इस अर्थव्यवस्था में मंदी आती है तो क्या हो जाती है? बेरोजगारी हो जाती है। बेरोजगारी क्यों हो जाती है? क्योंकि बाजार में पैसे कम होते हैं। मैंने आपको बता ही दिया कि मुद्रा संकुचन या मंदी का मतलब होता है बाजार में मुद्रा का कम होना।
और जब बाजार में मुद्रा कम हो जाएगी तो मंदी की समस्या आएगी, और मुद्रा ही कम है तो उद्योगपति भी उत्पादन कम करेंगे, बेरोजगारी उत्पन्न होगी। ऐसे में जिन पूंजीपतियों के पास धन अधिक होगा वो कम से कम पैसे दे करके लोगों से काम करवाएंगे और लोगों का शोषण करेंगे। और आज की परिस्थिति सेम एज इट इज ऐसी है, ठीक है, सेम एज इट इज। लॉकडाउन लगा, काफी सारे अच्छे लोगों की जॉब छूटी, वो लोग फिर आज की डेट में 5-5, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 हजार रुपया करने के लिए, काम करने के लिए सहमत हैं। तो कहीं ना कहीं उद्योगपति उनका शोषण कर रहे हैं। मैं सभी उद्योगपतियों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन काफी जगह शोषण आज की डेट में हो रहा है, क्योंकि उनको पता है कि एक शिक्षक, एक इंजीनियर और एक श्रमिक कहाँ जाएगा। जब हर जगह काम बंद है तो हमारे यहाँ तो करेगा ही करेगा, भले ही हम कम पैसे में करवाएं। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो रहा है। यही कहलाता है श्रमिकों का शोषण। तो शोषण का मतलब यह होता है कि श्रमिकों को कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा काम करवाना, ये श्रमिकों का शोषण होता है। और ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इसलिए होता है क्योंकि पूंजीवादी में कभी कभी मंदी की समस्या आती है, और मंदी की समस्या आ जाने से बेरोजगारी बढ़ती है। बेरोजगारी बढ़ती है तो वो लोग कम से कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है हमें किसी प्रकार से तो रोजगार मिले, भले पैसा कम मिले। तो इसी प्रकार से श्रमिकों का शोषण भी होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। बात समझ में आ रही है? सारी चीजों को रिलेट करके बता रहा हूं। अगर अब भी आपको समझ में बात नहीं आ रही है तो यकीन मानो आपको अब कभी भी बात समझ में नहीं आएगी। अब देखिए, वर्ग संघर्ष का मतलब क्या है, बात को समझो। कुछ शब्द मैं लिख रहा हूं। वर्ग संघर्ष का मतलब है अमीर और गरीब में अंतर बढ़ता जा रहा है। अमीर और गरीब में अंतर बढ़ता जा रहा है। वर्ग संघर्ष का मतलब है श्रमिक और पूंजीपति में अंतर बढ़ता जा रहा है, और इन वर्गों में हमारा समाज बट गया। इन वर्गों में हमारा समाज बट गया। कब की मैं बात कर रहा हूं? मैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूं। मैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूं तो मैंने क्या बताया कि पूंजीवादी में आर्थिक असमानताओं के कारण गरीब, अमीर और श्रमिक और पूंजीपति, ये सारे लोग क्या हो गए हैं, वर्गों में विभाजित हो जाता है। इन दोनों हितों में परस्पर विरोध होता है, जिसमें अर्थव्यवस्था में वर्ग संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। यानी कि इन दोनों के बीच में कभी भी आपस में ऐसा नहीं हो सकता कि तालमेल हो, आपस में मन मुटाव बना ही रहेगा। आपस में मन मुटाव बना ही रहेगा। मुझे एक बात बताओ, आपकी फैमिली में अगर सबसे गरीब आप हैं और आपकी फैमिली में सभी लोग बड़े बड़े लोग हैं, तो ये सारे बड़े लोगों का आपसे मन मुटाव रहेगा ही रहेगा। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि आपके दोनों के बीच में वर्ग संघर्ष बहुत है। ठीक है, ऐसा ही होता है। तो जहां पे अमीर और गरीब और श्रमिक और पूंजीपतियों में समाज बट गया होता है, वहां पे उन दोनों के प्रति आपस में वर्ग संघर्ष होता है। दोनों एक दूसरों को सच्चे मन से कभी प्रेम नहीं कर सकते, हमेशा इस ईर्ष्या में रहते हैं कि यार देखो मालिक बहुत बड़ा आदमी बनता जा रहा है, हमको 4 रुपया भी कम ज्यादा नहीं देता है। तो एक वर्ग संघर्ष बनता जाता है, क्योंकि ये पूंजीवादी में स्वाभाविक सी बात भी है जो बनेगा। लास्ट आता है प्रतियोगिता के अपव्यय। अब प्रतियोगिता में अपव्यय भी होता है, बिल्कुल, क्योंकि हर पूंजीपति ये सोचता है कि बाजार में हम किस प्रकार का काम करें, कितना बाजार में प्रचार करें कि छोटे उत्पादनकर्ता जो हैं तो वो बाजार से बाहर निकल जाएं। और इस चक्कर में कि छोटे उत्पादनकर्ता बाजार से बाहर निकल जाएं, जो पूंजीपति लोग होते हैं ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का क्या करते हैं, प्रचार करने के लिए अपव्यय करते हैं, किसका, धन का, जो कि गलत है। जबकि उसी धन को व्यय करना चाहिए किस में, उसी धन को व्यय करना चाहिए कि ज्यादा ज्यादा अच्छी गुणवत्ता की वस्तु दे सकें। एक नालायक पूछ रहा है कि सर अपव्यय का मतलब क्या होता है? अभी तुमको समझ में आ रहा है यार, पूरी कहानी खत्म हो गई, तुम पूछ रहे हो सीता किसकी मां थी। भैया सिंपल सी बात है, अपव्यय का मतलब होता है कि प्रतियोगिता का मतलब होता है कि बाजार में बने रहने के लिए जो पूंजीपति होते हैं वो चाहते हैं कि छोटे उत्पादनकर्ता बाजार में ना रहे, उन्हें बाहर निकाला जाए, इसलिए अपनी वस्तु का ज्यादा ज्यादा प्रचार करते हैं। अब जब वस्तु का ज्यादा ज्यादा प्रचार करेंगे तो अपव्यय होगा कि नहीं होगा? अधिक से अधिक लागत में कम उत्पादन होगा कि नहीं होगा? अरे बिल्कुल होगा यार, क्योंकि एक पैसा उत्पादन का एक हिस्सा किसमें, अपव्यय में जा रहा है, प्रतियोगिता में। तो ये क्या है, एक कमी है, ये पैसा इसमें नहीं जाना चाहिए। आपको पता है 5 रुपया का प्रचार करने
₹5 की फेयर एंड लवली का प्रचार करने करीना कपूर आती है। आपको ये भी पता है ₹5 के विमल का प्रचार करने, ₹1 के विमल का प्रचार करने अजय देवगन जी आते हैं। तो आप समझ सकते हो प्रतियोगिता इतनी जबरदस्त है कि वो 1 सेकंड या 10 सेकंड का करोड़ों अरबों रुपया लेते हैं प्रचार करने का। सोचो ₹2 की चीज के लिए करोड़ों ले रहे हैं तो वो कितना कमाएगा फिर। तो सिंपल सी बात है, वो उसकी वैल्यू क्या करेगा, कहीं ना कहीं कम करने के चक्कर में बहुत अपव्यय कर रहा है, जो धन का एक अपव्यय है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक दोष है। और नहीं करेगा तो सर, अरे नहीं करेगा नालायक, तो व्यापार में बना ही नहीं रह सकता। तो इन दोनों चीजों के बारे में आज आपने डिटेल से चर्चा की। कल हम लोग बेटा बात करेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए, गुण एवं दोष बताइए। अब धीरे धीरे चीजों को हम लोग क्लास को भी लंबी करने लगेंगे। धीरे धीरे सारी चीजों को, एक बार गाड़ी पकड़ लेगी तो बहुत जल्दी चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन मैं जल्दी पढ़ाने के चक्कर में शॉर्ट में तो नहीं पढ़ा सकता, ये हमेशा ध्यान रखना, डिटेल से सारी चीजें हमारी चलती हैं। तो चलिए, आपने मुझे सुना, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। हौसला बना के रखना, हौसले को तोड़ना मत, ठीक ना। तो हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। तो अगर आपकी मंजिल पहाड़ है तो आप माझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कल फिर से हम लोग इसी समय में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया एंड गुड नाइट, सी यू टुमारो। और बार बार मैसेज करके परेशान मत किया करो, क्लास होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी तो बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। वीडियो को शेयर करना ना भूले, आज भी वीडियो पब्लिक है, जब प्राइवेट होगा तो आपको बता दिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सभी स्टेटस में लगाओ। थैंक यू।